दोस्तों आज हम शुरू कर रहे हैं एम्पावर्ड एम्प्लॉइज की तीसरी वीडियो, जिसके अंदर हम बात करेंगे एटिकेट्स के बारे में। एटिकेट्स एट वर्क प्लेस। एटिकेट्स का अर्थ होता है शिष्टाचार। एक एनवायरनमेंट जो ऑफिस का है, एक एनवायरनमेंट जो वर्क प्लेस का है, जहाँ पे हम लोग सब काम करते हैं, वहाँ पे किस तरह के एटिकेट्स होने चाहिए, क्या शिष्टाचार होने चाहिए, किस तरह से हमें बिहेव करना है, आज हम इस पे बात करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। एक बात और, मैंने व्हाट्सएप पे अपना चैनल बनाया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरे व्हाट्सएप चैनल का जो मैंने अभी नया बनाया है, उसको आप फॉलो कर लें। उससे आपको मेरे सारे वीडियोस एक ही जगह पर मिल जाएंगे, चाहे वो हेयर से संबंधित हैं, चाहे वो अन्य हेल्थ से संबंधित हैं। बहुत सारे टिप्स मैं अलग अलग चीजों में बताता हूँ, मोटिवेशनल वीडियोस हैं, बुक्स के ऊपर समरीज हैं, या फिर मेरे पॉडकास्ट हैं, वो सभी एक ही जगह आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, एटिकेट्स का अर्थ होता है शिष्टाचार। एटिकेट्स का अर्थ होता है जो बिहेव हम वर्क प्लेस पे करते हैं वो। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि ऑफिस के अंदर, वर्क प्लेस के अंदर किस तरह के शिष्टाचार, किस तरह के एटिकेट्स होते हैं और इन एटिकेट्स को कैसे पनपाया जा सकता है, और अगर कोई चैलेंजेस हैं तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है। तो पूरे वीडियो में आप बने रहिए। तो हम जानेंगे आज ऑफिस एटिकेट्स के बारे में। दोस्तों, एटिकेट्स को हम ऐसे समझ सकते हैं, जिस तरह से ट्रैफिक रूल का पालन करके हम रोड पे एक्सीडेंट से बच सकते हैं और एक अच्छी यात्रा का आनंद ले सकते हैं, उसी तरह से यदि हम ऑफिस के अंदर या वर्क प्लेस के अंदर एटिकेट्स को ध्यान में रखें तो हम एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि एटिकेट्स एक ग्लू की तरह से है, एक ऐसे जोड़ की तरह से है, एक ऐसे गोंद की तरह से है जो एनवायरनमेंट के माहौल को अच्छा बना के रखता है, सब कुछ जोड़ के रखता है। तो एटिकेट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कल्चर का, किसी भी ऑफिस का, किसी भी वर्क प्लेस का। उसके बिना चीजें अपनी जगह पर सही नहीं रहेंगी, क्योंकि एटिकेट्स जो है वो जोड़ के रखने वाली चीज है, वो एक ग्लू की तरह से है। तो इस तरह से हम इसे देख सकते हैं। अब एटिकेट्स के बेनिफिट्स क्या हैं? अगर शिष्टाचार है, यदि एटिकेट्स बढ़िया है, तो साइंस ये कहती है कि 20% तो प्रोडक्टिव हो जाते हैं हम लोग। हमारी प्रोडक्टिविटी 20% बढ़ जाती है, और 20% प्रोडक्टिविटी बढ़ने का अर्थ ये है कि हम 20% बेटर हो जाते हैं। अपने काम में 20% बेटर होना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, किसी भी कॉर्पोरेट के लिए, किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी संस्था के लिए। एक रिसर्च में ये पाया गया है कि अगर अच्छा माहौल है, एटिकेट्स वाले लोग हैं, तो 70% हैप्पीनेस का लेवल बढ़ जाता है। यानी हमारा खुशी का जो स्तर है वो लगभग 70% बढ़ जाता है अगर एटिकेट्स अच्छे हैं तो। क्योंकि अगर आपको स्टैट्स पता है, पीछे की साइंस पता है, तो फिर आप ज़्यादा बढ़िया से चीज़ों को समझ पाते हैं। तो 20% प्रोडक्टिविटी बढ़ना, 70% खुशी बढ़ना, और इसके अलावा 85% नेटवर्किंग बढ़ती है। अगर माहौल अच्छा है, आपस में कोलैबोरेशन है, अच्छी एटिकेट के साथ वो रहते हैं, उनकी नेटवर्किंग 85% ज़्यादा होती है, उन्हें और जॉब मिलने के अंदर भी फायदा मिलता है। तो इतना फायदा है एटिकेट्स का। की एरियाज ऑफ वर्क प्लेस एटिकेट्स। वैसे तो एटिकेट बहुत सारी किस्म के होते हैं, लेकिन हम उन्हें मोटे मोटे 4 अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले है कम्युनिकेशन एटिकेट्स, बोलचाल। बोलचाल भी 3 किस्म की कंपनी के अंदर होती है। पहली बोलचाल है जो हमें आपस में जोड़ने के लिए जरूरी है, जब हम संवाद करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, तो वो भी एक बोलचाल है। उसके अंदर शब्दों का चयन बढ़िया होना चाहिए, उसके अंदर भाषा का स्तर अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर भाषा समृद्ध होनी चाहिए। कोई ऐसा शब्द आप ना बोलो, कोई ऐसा वर्ड ना बोलो जो दूसरे के धर्म पे, जाति पे, रंग पे किसी भी तरह का कटाक्ष करता हो। इस तरह का शब्द कभी यूज ना करो। दूसरा, उसके अंदर रिस्पेक्ट हो, एक दूसरे के प्रति इज्जत हो। जो भाषा हम इस्तेमाल करें उसके अंदर शब्दों का चयन ऐसा हो कि वो दर्शाता हो कि हाँ, दूसरा व्यक्ति मेरे साथ बड़ी रिस्पेक्ट से, इज्जत से, प्यार से बात कर रहा है। बात करने के 2 तरीके हैं ना, एक तो हरियाणवी की खड़ी बोली है, वो प्यार भी करेगा तो ऐसा लगेगा लठ मार दिया, है ना, और एक यूपी की बड़ी प्रेम की भाषा है, वो गाली भी देगा, है ना, तो प्यारी लगेगी। तो ये हमने देखना है कि कौन सी भाषा हमने चूज करनी है। तो इस तरह से नवाबों वाली भाषा बोलते हैं उसको, नवाब की भाषा जो होती थी ना, उर्दू और हिंदी की मिक्स भाषा। एक उसमें वो कहते हैं कि गंगा जमनी तहजीब, यानी वो जो गंगा की और जमुना की जो साइडों में जो संस्कृतियां डेवलप हुई, उनकी भाषा पूरे भारत ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में बड़ी समृद्ध भाषा मानी जाती है, क्योंकि उसके अंदर बड़ी मिठास है उस भाषा के अंदर। तो भाषा आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर रिस्पेक्ट झलके, जिसके अंदर प्रेम झलके, जिसके अंदर दूसरे के प्रति, है ना, सद्भाव झलके, अच्छा हो, तो ऐसी भाषा होनी चाहिए। तो एक तरह की कम्युनिकेशन तो ये होगी जो एम्प्लॉइज की आपस में होती है। दूसरे किस्म के एटिकेट्स क्या हुए? फोन एटिकेट्स। देखो, फोन एटिकेट्स को बिल्कुल इस तरह समझो आप कि जब आप पर्सनली किसी को मिलते हो, इन पर्सन मिलते हो, व्यक्ति आपके सामने होता है, तब जब आप उसको ग्रीट करते हो, चाहे उसको नमस्ते बोलो, चाहे उसके हाथ मिलाओ, हैंडशेक करो, वो आपके सामने है। उसके बहुत सारे चीजें आप बिना कहे भी समझ जाते हो, क्योंकि उसके हाव भाव आपके पास हैं, वो इमोशंस नजर आते हैं, आंखों से नजर आते हैं, चेहरे से नजर आते हैं, बहुत सारे गेस्चर्स ऐसे होते हैं बॉडी के, उससे नजर आते हैं। लेकिन जब व्यक्ति फोन पे आपके साथ है और आपको उसके हाथ मिलाना हो, तो क्या करोगे आप? मिला सकते हो फोन पे हाथ?
तब इस ऐसा एज्यूम करो कि व्यक्ति आपके सामने है और आपको उसका हाथ मिलाना है। तो फोन पे आपकी भाषा इस तरह से होनी चाहिए, आपको अपनी आवाज के जरिए अपने गेस्चर्स, अपने इमोशंस, अपनी आंखों के भाव, अपने चेहरे के भाव उस बंदे को दिखाने हैं। तो फोन पे आपको और ज्यादा पोलाइट होना है, और ज्यादा हम्बल होना है, और ज्यादा इंफॉर्मेटिव होना है। जब आप फोन सुनते हो या फोन करते हो तो दूसरा व्यक्ति आपकी आवाज से ही बाकी सारी सेंसेस का काम भी कर रहा है। ईश्वर ने हमें 5 सेंस दिए, 5 इंद्रियां दी हैं अलग अलग। उन 5 इंद्रियों का काम अलग अलग है, लेकिन जब व्यक्ति सामने होता है तो हम 5 से बात कर रहे होते हैं। त्वचा से हम स्पर्श कर रहे होते हैं, आंखों से हम देख रहे होते हैं, नाक से हम सूंघ रहे होते हैं, स्मेल कर रहे होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति से कुछ ऐसी गंध निकलती है जो कुछ कहती है अपने आप में। कान से हम सुन रहे होते हैं। तो इस तरह से 5 इंद्रियां काम कर रही हैं जब व्यक्ति आपके सामने है। लेकिन जब आप फोन पे हो तो आपके पास क्या है? आपकी आवाज है, और दूसरे व्यक्ति के पास वो कान है जो आपकी आवाज सुन रहे हैं। तो आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये हो जाती है कि आपको अपनी आवाज के जरिए उसकी 5 इंद्रियों को आंदोलित करना है। आवाज की कितनी बड़ी भूमिका होगी उससे, मतलब आपको उस व्यक्ति से हाथ मिलाना है, उससे बिना देखे हुए। हाथ मिलाने का मतलब स्पर्श करना है। आपको उसके इमोशंस को, उसके भावों को उकेरना है। जो सेल्स के लोग होते हैं ना, इस चीज में उनको बड़ी महारत हासिल होती है। गंजे को कंघी बेचने की जो चीजें है ना, वो उनसे वहीं से आती हैं, क्योंकि वो अपनी आवाज से ही, फोन के ऊपर ही वो उस बंदे को इतना कन्विंस कर देते हैं कि व्यक्ति चीजों को लेने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब उनकी क्लोजिंग इतनी जबरदस्त होती है, उनके पास अपनी बात से प्रभावित करने की शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि वो फोन पे हाथ मिलाना बड़े अच्छे से कर पाते हैं। कम्युनिकेशन जो है वो फोन के ऊपर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और एक बड़ी स्किल होती है। अगर आप इसमें मास्टर कर गए ना, तो दुनिया के अंदर कोई भी चीज आप कर सकते हो। क्योंकि ये कहा गया है कि सेल्समैन के लिए दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं होता, क्योंकि हर आदमी कुछ ना कुछ बेच रहा है। हर आदमी कुछ ना कुछ बेच रहा है, कोई भी हो चाहे। कोई सामान बेचता है, कोई अपनी स्किल बेचता है, कोई सर्विसेज बेचता है, अल्टीमेटली कुछ ना कुछ बेच रहा है हर आदमी। तो कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। कम्युनिकेशन चाहे वो इन पर्सन हो, जहाँ हम आपस में बात करें, चाहे हम फोन पे बात करें या मेल पे बात करें। मेल से बात करना भी एक कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन इज ए 2 प्रोसेस पे। कम्युनिकेशन 2 चीजें होती है कम्युनिकेशन में, आना और जाना। मैंने अपनी बात आप तक बोल दी, ये आधी कम्युनिकेशन है। जब आप फोन पे बात करते हो, आपने अपनी बात कही, दूसरे ने आपको फिर बात कही, रेसिप्रोकल हो रहा है ना, वो वहां से फिर बात आ रही है, फिर आपने कही, फिर आदान प्रदान चलता है कम्युनिकेशन के अंदर। तो कम्युनिकेशन पूरी कब होती है? जब दोनों तरफ से बात की जाती है, वो कम्युनिकेशन पूरी होती है। और कम्युनिकेशन एम्पैथेटिक होनी चाहिए। एम्पैथेटिक का मतलब क्या है? एम्पैथेटिक लिसनिंग के साथ होनी चाहिए। हमारी समस्या क्या है कि हम बोलने के लिए सुनते हैं, हम सुनने के लिए नहीं सुनते, हम बोलने के लिए सुनते हैं। दूसरा व्यक्ति कोई बात कर रहा होता है, हम पहले से ही उसके अंदर से कुछ बातें ऐसे निकाल लेते हैं जो या तो हमारे से रिलेट नहीं करती या जो क्वेश्चन पैदा करती हैं। जब हम एम्पैथेटिक होकर सुनेंगे, एम्पैथेटिक का मतलब होता है जो दूसरे को समझने के लिए सुनी गई हो। और हर रिश्ते के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये एम्पैथेटिक लिसनिंग होती है, चाहे रिश्ता कोई भी हो। चाहे रिश्ता आपका अपने परिवार के लोगों के साथ हो, हस्बैंड का वाइफ के साथ हो, माँ बाप का बच्चों के साथ हो, टीचर का स्टूडेंट्स के साथ हो, कोलीग्स का आपस में रिश्ता हो, दोस्तों का रिश्ता हो। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लिसनिंग कम्युनिकेशन में। बोलने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुनना। दूसरे की बात को समझने के लिए सुना गया लिसनिंग जो है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि दूसरा बंदा क्या चाह रहा है, क्या उसका भाव है। और जिस दिन ये हमें आ जाती है, उस दिन फिर किसी भी तरह की समस्याएं खत्म हो सकती है। दुनिया में बड़ी से बड़ी समस्याएं पैदा इसलिए होती हैं कि हमें सुनना नहीं आता। तो बोलने से पहले और बोलने से ज्यादा जरूरी सुनना है। एम्पैथेटिक लिसनिंग का सबसे बड़ा रोल है। तो हमें कम्युनिकेशन सबसे बड़ा फैक्टर है किसी भी वर्क प्लेस के अंदर, जिसके अंदर हमें माहिर होना है। दूसरा बंदा क्या कहना चाह रहा है उसको समझना है, आराम से सुनना है उसकी बात। अपनी बात बिना सुने ही बोलनी देनी है। कई बार होता ही है कि दूसरा बंदा कहना क्या चाह रहा है, आपने क्या सुन लिया, और वो कम्युनिकेशन गैप इतनी बड़ी खाई पैदा कर देता है, वो सारी उम्र नहीं भरती। और एक और बात यहाँ ध्यान रखने की, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है, किसी बंदे ने आपको कोई बात कही, आपने उसको अलग तरीके से समझ लिया जो उसका भाव नहीं था कहने वाले का, तो आपको उससे क्लियर करना है भाई आपने ये बात बोल दी, क्यों बोल दी। जितनी जल्दी क्लियर कर लोगे उतनी जल्दी वो कम्युनिकेशन गैप का मतलब होता है दूसरे ने कुछ कहा, आपने कुछ समझा, ये कम्युनिकेशन गैप है। ये हर जगह होता है, हर कम्युनिकेशन में हो सकता है। तो उसको खत्म करना है, और जितनी जल्दी आप उसको खत्म करोगे उतना बेहतर रहेगा रिश्तों के लिए। रिश्तों को संभालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और तीसरी किस्म की कम्युनिकेशन होती है वर्क प्लेस पे, ईमेल्स की। ईमेल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन का वर्क प्लेस पे। हमारे यहाँ हालांकि उसका कल्चर नहीं है। कारण ये है कि हम B2B नहीं करते ज्यादा, है ना, तो इसलिए हमारे यहाँ इतनी अभी जरूरत नहीं पड़ती है। जब उसकी पड़ेगी तो फिर हम उसको ज्यादा तरीके से समझेंगे। चौथी चीज है कम्युनिकेशन इन मीटिंग्स। मीटिंग्स के अंदर कम्युनिकेशन कैसे की जाए, किस तरीके से वो हो, वो उसकी बात हमने हालांकि कर ली है सारी। अच्छी तरह हम सुने, कोई चीज क्लियर ना हो उसको समझे और उसको क्लैरिटी तक ले जाएं, उसको उसमें गैप ना रहने दें। तो कम्युनिकेशन समझ के आप ऑफिस एटिकेट्स का एक महत्वपूर्ण पार्ट समझ लेते हैं, है ना। इससे काफी सारी चीजें समझ आ जाती हैं और सोल्व हो जाती हैं ना। वर्क प्लेस में दूसरे किस्म के एटिकेट्स होते हैं, ड्रेस कोड एटिकेट्स। पहले है कम्युनिकेशन से संबंधित एटिकेट्स, दूसरे हैं ड्रेस कोड एटिकेट्स। ड्रेस कोड एटिकेट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सर्वे ये हुआ है कि प्रॉपर ड्रेस कोड्स फॉलो करने वाली कंपनियों में प्रोडक्टिविटी 55% बढ़ जाती है। 55%। आप देखो कितनी बड़ी अमाउंट है। प्रोडक्टिविटी बढ़ने का मतलब है कि उत्पादकता 55% बढ़ने का मतलब यह है कि अगर आप एक दिन के अंदर
जो काम कर पाते हैं उससे लगभग 1.5 गुना कर लोगे। मोटा मोटा ये मान लो कि अगर नीलम एक दिन के अंदर 20 ऑर्डर पैक कर पाती है तो 20 की जगह 30 पैक कर लेगी। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। 1.5 गुना प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है ड्रेस कोड एथिक्स से, क्योंकि वो रिलेट करता है। और ये चीजें सारी सारी स्टडीज वाली चीजें हैं, इनके कोई मौखिक आधार नहीं है कि मैं ऐसे ही आप लोगों को बता रहा हूँ। ये चीजें आप ये नेट पे जाके सर्च कर सकते हैं, इनके पीछे स्टडीज है सारी की सारी। बड़े बड़े मैनेजमेंट कॉलेज के अंदर चीजें स्टडी की गई हैं, रिसर्च है इनके ऊपर बकायदा। आप देखो ना जितनी टीम्स हैं, अगर ये चीज नहीं होती, सोच के देखो एक बार, स्कूल्स में ड्रेस क्यों होती, मिलिट्री में ड्रेस क्यों होती, जहां जहां ड्रेस है वहां ड्रेस क्यों होती, एरोप्लेन में उड़ते हो है ना, वहां पे जो परिचायिकाएं होती हैं, जहाँ कैप्टन होता है जहाज का, वो सब के सब ड्रेस में होते हैं। क्यों होती है ड्रेस? इवन आप शादी में जाते हो, जो वेटर्स होते हैं वो सारे ड्रेस में होते हैं। क्यों होते हैं फिर वो? एक तो क्या होता है, ड्रेस जो है ना वो आपस में एक सिमिलरिटी पैदा कर देती है, भेद खत्म कर देती है। आपको लगता नहीं सारे अगर एक ड्रेस में हैं, वहां कोई ज्यादा सुंदर है, कोई कम सुंदर है, कोई ज्यादा हाइट में बड़ा है, कोई छोटा है हाइट में, कोई थोड़ा वेट में ज्यादा है, कोई कम है, किसी का के धर्म अलग अलग है, किसी की जातियां अलग अलग है, किसी का रंग अलग अलग है। वो सारे भेद खत्म कर देती है ना ड्रेस। ड्रेस एक बहुत बड़ा तरीका है सिमिलरिटी पैदा करने का। ड्रेस से ऑथेंटिसिटी बनती है, ड्रेस से क्रेडिबिलिटी बनती है, ड्रेस से एक दूसरे के अंदर एक भाव आता है, यहाँ हम एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। जब ड्रेस पे वो लिखा होता है ना, कंपनी का नाम लिखा होता है, तो इस सब के अंदर एक भाव आता है। और ड्रेस आपको बार बार याद दिला देती है भाई हम एक गोल के लिए खड़े हैं सारे के सारे, हमारा एक मिशन है, हमारी सबकी एक ही मंजिल है। तो ड्रेस आपको बार बार याद दिलाती है ये चीज। तो मेरे को तो पर्सनली लगता भी है कि ड्रेस से ना वो प्रोडक्टिविटी बढ़ने में जो इतनी रिसर्च हुई है कि 55% प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, तो वाकई बढ़ती है। तो ड्रेस बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे ड्रेस आपको युद्ध में जाने के लिए तैयार करती है, आपको जीवन की जो लड़ाई है, बैटल है, उसके लिए तैयार करती है। जो आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लड़नी है उसके लिए ड्रेस तैयार करती है। आप एक योद्धा हो जाते हो ड्रेस डाल के। जब एक सैनिक, आप ना एक आपने देखा भी होगा, पुलिस वाले को देखो ड्रेस के अंदर और एक उसको देखो बिना ड्रेस के अंदर, आपके अंदर अपने आप एक अलग फील नहीं आता। एक पेशेंट आता है क्लिनिक पे, अगर डॉक्टर को वो बिना ड्रेस में देखे और एक ड्रेस में देखे तो उसका फेथ बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ड्रेस में देखने के बाद। अगर हम भी किसी क्लिनिक पे हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर ने व्हाइट एप्रन डाल रखा है तो हमें कुछ ज्यादा कुछ इंटेलिजेंट है डॉक्टर ये। अगर वो एप्रन में अपनी सीट पे बैठा हुआ है, उसने स्टेथोस्कोप डाला हुआ है गले के अंदर, तो एक फील नहीं आता यार कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट डॉक्टर है ना? आता है कि नहीं आता? चाहे हो या ना हो, एक अलग मैटर है। एक परसेप्शन, जो प्राइमा फेशिया जो एक भाव बनता है किसी व्यक्ति के बारे में, वो ड्रेस में ज्यादा अच्छा बनता है। तीसरे किस्म के एटिकेट्स हैं कम्युनिकेशन और ड्रेस कोड एटिकेट्स के बाद हैं, वो है टाइम मैनेजमेंट एटिकेट्स। समय हर एक के पास लिमिटेड है। एक बार जो समय चला जाता है वो दोबारा नहीं आता, आज तक नहीं आया। कितने युग बीत गए, कितनी सदियां बीत गई, लेकिन आज जो समय है वो पहले नहीं था ना आगे आएगा। अभी मान लो 7 अगस्त 2024 है और अभी 3:30 बजे हैं, तो ये चीज दोबारा कभी भविष्य में नहीं आएगी, ना इससे पहले आई है। तो समय ही एक ऐसी चीज है हमारे पास जो कभी रिपीट नहीं होती। बाकी सारी चीजें रिपीट हो जाएंगी, समय कभी रिपीट नहीं होगा। जब हमारे पास कोई चीज लिमिटेड होती है ना, तो उसके मायने अर्थ बदल जाते हैं, क्योंकि हमें उसका इस्तेमाल बड़े सोच सोच के करना है। कोई चीज बहुत ज्यादा पड़ी हुई है, अबंडेंस में है, मान लो, कितने यूज करते रहो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब हमें पता है कोई चीज़ है ही कम, तो उसका फिर इस्तेमाल आप कैसे करोगे? आपको ये पता है कि मेरे पास अगले 6 महीने तक के रिसोर्सेज हैं लाइफ के लिए। मेरे पास खाना 6 महीने का है, मेरे पास पानी 6 महीने का है, मेरे पास सब कुछ 6 महीने का है, उसका मेरे पास कुछ नहीं होगा। तो आप कैसे उसका इस्तेमाल करोगे? कोविड के दौरान हमारी ज़रूरतें कितनी कम हो गई थी, हम सब ने देखा है चीज़। हमने बहुत कम में गुजारा करा, हर व्यक्ति ने। पता नहीं क्या होगा, भविष्य क्या होगा, आने वाला समय क्या होगा, कुछ खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन हम समय के बारे में ऐसी भाव नहीं रखते कभी भी। हम सबको लगता है कि समय तो बहुत है, जबकि हमारा जीवन ही नियत है कि हमें कितने साल, कितने महीने, कब तक जीना है। नियत का मतलब यह कि हमें एक आइडिया है ना कि ज़्यादा कितने साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, कोई बहुत ज़्यादा फिट रहने की कोशिश कर 100 साल, ठीक है ना, इससे ज़्यादा तो मुश्किल है ना बहुत। और ऑफिस एटिकेट्स में कम्युनिकेशन, ड्रेस कोड और टाइम मैनेजमेंट के बाद चौथी जो चीज़ रह जाती है वो है ऑफिस एटिकेट्स। इसका नाम ही ऑफिस एटिकेट्स है, यानी जो बची हुई चीज़ें हैं ऑफिस के अंदर, वो किस तरह के एटिकेट्स हैं, इसमें वो सारी आ जाएंगी, ठीक है। इसमें सबसे पहले है पर्सनल स्पेस। हर एक आदमी का पर्सनल स्पेस होता है। पर्सनल स्पेस पे भी किसी दिन बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पर्सनल स्पेस, पब्लिक स्पेस, फैमिली स्पेस, सोशल स्पेस, ये स्पेस होते हैं अलग अलग, ठीक है ना। उनकी दूरी कितनी होती है, उनका मतलब क्या है, उस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। तो पर्सनल स्पेस का अर्थ ये है कि हर व्यक्ति का अपना एक निजी, अपना एक व्यक्तिगत स्पेस है, उसको एनक्रोच नहीं करना। हमने अपनी मर्यादा में रहना है, बात करते हुए, अपना व्यवहार करते हुए। उस दूसरे व्यक्ति के पर्सनल स्पेस को हमें एनक्रोच नहीं करना। जैसा होता है ना कि घर के आगे पार्किंग का एरिया है, ये मेरा पार्किंग का एरिया है, दूसरा बंदा यहाँ गाड़ी खड़ेगा तो झगड़े होंगे। तो फेंसिंग बनानी है, एक फेंसिंग बनानी है भाई, हाँ ये दायरा है, इसको क्रॉस नहीं करना, ये पर्सनल स्पेस है। दूसरी बात है क्लीनलीनेस, साफ सफाई का ध्यान रखना है। इवन
पशु भी जो होता है ना, अगर कहीं बैठता है तो वो अपनी पूंछ से उस जगह को साफ कर देता है। और महात्मा गांधी तो ये कहते थे कि स्वच्छता भगवान का दूसरा रूप है, तो सफाई रखनी है। और हमारे यहाँ तो शास्त्रों के अंदर जब हम योग दर्शन पढ़ते हैं तो शौच एक शब्द आता है। शौच मैंने होता है मन की, शरीर की और एनवायरनमेंट की, सबकी शुद्धि, सबकी सफाई, मतलब हर तरह की सफाई। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, जब हम अष्टांग योग पढ़ते हैं तो यम के अंदर आता है। तो हमें साफ सफाई का ध्यान रखना है। जितना एनवायरनमेंट क्लीन होता है, साफ होता है, उतने डोपामिन ज़्यादा रिलीज होते हैं, है ना। डोपामिन वो हार्मोन होते हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो हमारा दिमाग रिलीज करता है हमें खुश रखने के लिए। तो उतने डोपामिन ज़्यादा रिलीज होते हैं, उतने कोर्टिसोल कम बनते हैं। कोर्टिसोल वो हार्मोन है जो स्ट्रेस देते हैं, तनाव देते हैं। अपने टेबल के आस पड़ोस में गंदगी दिखे या मैसी सी लगे, फैली लगे, तो कैसा महसूस होगा? अगर आपको एक क्लीन मिल जाए, बिल्कुल, है ना, डिक्लटरिंग हो, वो सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पे हो, तब आपको कैसा लगेगा? ऐसे ही हर चीज़ के बारे में, आपका घर है, आपका खुद का बिस्तर है, जहाँ पर रहते हो वो जगह है, तो वो जितनी साफ होगी उतना आपका मन भी ज़्यादा लगेगा, तो उससे खुशी भी बढ़ेगी और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, आपका काम करने का मन ज़्यादा करेगा। तीसरी बात है नॉइस पोल्यूशन। सुना है ना आपने, शोर। अगर आपके वर्क प्लेस पे शोर बहुत ज़्यादा है तो आपके काम करने की एफिशिएंसी कम हो जाती है। आप काम कर रहे हो, दूसरा बंदा कोई गाना सुन रहा है या दूसरे बंदे का फ़ोन बज रहा है या उसका कोई बैठा हुआ बातें कर रहा है, तो क्या होगा? आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। या कई बार हमारे, जब हम यहाँ मीटिंग कर रहे हैं या कुछ है तो बाहर शोर हो रहा हो तो हम कर नहीं पाते। तो शोर ना हो, एनवायरनमेंट जो है ना वो थोड़ा सा शांत रहे। मान लो हमारे पास कोई काम नहीं है, हम फ्री हैं बिल्कुल, तो दूसरे व्यक्ति के पास जाके उसका टाइम ना खराब करें, उसको डिस्ट्रैक्ट ना करें, ठीक है। और जब भी कोई काम करें तब ये भी ध्यान रखें कि हमें भी कोई डिस्ट्रैक्ट ना करें, चाहे वो फ़ोन की डिस्ट्रैक्शन है, चाहे वो किसी तरह की नोटिफिकेशन है या कुछ लोगों की डिस्ट्रैक्शन है। आप उनको ना कहना सीखो। जो फालतू लोग आपके पास टाइम खराब करने के लिए आपके काम के बीच में आ जाते हैं, उनको टाइम दो भाई, लंच के टाइम में आओ, 2 से 3 आओ, या 7 बजे के बाद आओ, या सुबह 9 बजे से पहले हो। वो टाइम आपका अपना काम का टाइम है, उसके अंदर कोई बंदा आएगा तो एक बार कोई बंदा आपके साथ बैठा तो आपकी एनर्जी को बहुत सारी डिप्लीट कर देगा वो। उससे जब आप कोई काम छोड़ के एक काम में जाते हो तो दोबारा से दिमाग को उसी काम पे आने के लिए समय लगता है। वो कैलिब्रेशन का टाइम जो है ना वो खराब हो जाता है आपका। दोबारा से दिमाग को उसी चीज़ में आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमारा जो दिमाग है ना वो मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना। एक बार में वो बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकता। अगर उससे ज़्यादा काम लेने हैं तो उसको बीच में गैप देना पड़ेगा। तभी हम पोमोडोरो टेक्निक करते हैं। अभी 25 मिनट हमने एक काम कर लिया, 5 मिनट रेस्ट ले लिया, फिर दोबारा से 25 मिनट कोई और काम कर लिया, ठीक है। तो दिमाग को बीच में हमें ब्रेक देना पड़ता है। तो इसलिए कोशिश ये करो कि अपना काम भी डिस्ट्रैक्शन में ना जाए हमारा, और दूसरे बंदे को भी हम डिस्ट्रैक्ट ना करें। इन एटिकेट्स के दौरान भी ऑफिस के अंदर चैलेंजेस आ जाते हैं कि हम चाह के भी उनको किसी तरह से कर नहीं पाते। चाहे वो कम्युनिकेशन वाला पार्ट है, चाहे वो ड्रेस वाला पार्ट है, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट का पार्ट है, या जो दूसरे एटिकेट्स हैं, किसी भी तरह के चैलेंजेस आ जाते हैं। तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन ये है कि कई बार हमें आदत नहीं होती उन चीज़ों की। जहाँ से हम आए होते हैं वहाँ पे ना तो हमें ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, है ना, ना ही हम अभ्यस्त हो पाते हैं, अपने उसमें उतार नहीं पाते, आदतों के अंदर उतार नहीं पाते, क्योंकि हर आदमी अलग अलग परिवेश से आया होता है। और जिस कंपनी में आप जाते हो, जिस वर्क प्लेस पे आप जाते हो, वहाँ की मान लो पॉलिसीज़ अलग हैं, वहाँ के नियम अलग हैं, वहाँ के एटिकेट्स थोड़े से अलग हैं, तो फिर आपको वो अडॉप्ट करने में थोड़ी मुश्किल आती है। तो उसके तरीके ये हैं कि उसको आत्मसात करने के लिए बार बार आप प्रयास करो। और अगर आप नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत उसके साथ आ रही है, कोई चैलेंज ऐसा आ रहा है, तो फिर आप ओपन कम्युनिकेशन करो। अथॉरिटी को, जो आपके कुलीग्स हैं, उनके साथ बात करो, भाई मेरे को ये चैलेंज आ रहा है, ये दिक्कत आ रही है, इसको कैसे, इससे कैसे पार पाया जा सकता है। क्योंकि कम्युनिकेशन एक ऐसा तरीका है जो चीज़ों के समाधान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जब बड़ी बड़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष, अलग अलग देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उच्चायुक्त जो डिप्लोमेट्स होते हैं, वो बात करते हैं, तो उसे 2 देशों के बीच में या 2 राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच में जो बात होती है, वो बड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए करते हैं। डायलॉग्स होती हैं, उनके बीच में डायलॉग हुआ। सबसे बड़ी समस्या का समाधान क्या है? संवाद। बातचीत करने से रास्ते निकल जाते हैं। क्या पता हमें वो रास्ता नहीं सूझ रहा हो जिससे हम पार पा सकें, लेकिन जब हम बात करेंगे तो कोई ना कोई ऐसा तरीका निकल जाएगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति तो कोई ऐसा नहीं है कि उसको सारी चीज़ों को ज्ञान है ना, लेकिन आप और लोगों से बात करके समस्या का समाधान पे पहुंच सकते हो। तो कम्युनिकेशन जो है ना, बात करना तरीका है किसी भी समस्या के समाधान का। तो दोस्तों, ये थे वर्क प्लेस एटिकेट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। ये जानने भी इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें अपने व्यवहार में ढालना भी इम्पोर्टेंट है, और इससे हमारा
व्यक्तिगत विकास के साथ साथ संस्थागत विकास भी होता है और एक बहुत अच्छा माहौल बनता है जिससे हम प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा पाते हैं, वर्क प्लेस में हैप्पीनेस भी बढ़ा पाते हैं। और जब हैप्पीनेस भी बढ़ेगी और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी तो फिर सभी के लिए विन विन हो जाती है, चाहे वो संस्था है चाहे वो व्यक्ति है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है ये और लोगों तक भी जाना चाहिए तो इसे शेयर कर दें, और जिस विषय पर आप चाहते हैं मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं उसे कमेंट में अवश्य लिख दें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।